हाँ जी, वेलकम एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन अपना बोरोविंग कॉस्ट। राइट। सो बोरोविंग कॉस्ट जो कैपिटलाइजेशन के लिए एलिजिबल होगी, और हम इसका कैपिटलाइजेशन करेंगे कैसे, तो प्रैक्टिकल पार्ट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के ऊपर। तो देखिए, हम पहले इसके राइटअप को पढ़ लेते हैं। देखिए, कहता है बोरोविंग कॉस्ट दैट आर एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन आर दोज बोरोविंग कॉस्ट दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड if the expenditure on the qualifying assets had not been made। क्या कह रहा है कि हम उस बोरोविंग कॉस्ट को अवॉइड कर सकते थे, राइट, यदि हम क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर खर्चा ही ना करते। समझ गए? तो अब ये जो अवॉइडेड शब्द है, इसका मतलब यहां पे जो हम कहते हैं ना डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जिस चीज को हम कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि ये इसी चीज से एसोसिएटेड है। तो कहने का मतलब, अगर आपको क्वालिफाइंग एसेट्स के ऊपर खर्चा ही नहीं करना था तो आप लोन नहीं लेते, और अगर आप लोन नहीं लेते तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी आपको नहीं देना पड़ता। तो आगे चलकर यही बोरोविंग कॉस्ट आपकी दो टाइप्स की बन जाएगी, एक तो स्पेसिफिक बोरोविंग और एक जेनरिक बोरोविंग, जनरल बोरोविंग जिसे आप कह सकते हैं। तो स्पेसिफिक बोरोविंग का मतलब क्या होता है कि हम उसको लेते ही इस उद्देश्य से हैं, इस ऑब्जेक्टिव से हैं कि वो पर्टिकुलर बोरोविंग कॉस्ट जो है वो अवॉइड करी जा सकती थी यदि हम इस क्वालिफाइंग एसेट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम करते ही नहीं, प्रोडक्शन का काम या एक्विजिशन का काम करते ही नहीं, तो फिर डेफिनेटली वो खर्चा हमारा लगता भी नहीं। इसका मतलब जो बोरोविंग कॉस्ट हमारे क्वालिफाइंग एसेट से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, वही बोरोविंग कॉस्ट एलिजिबल होगी कैपिटलाइजेशन की। अब कहता है, since it may not always be easy to identify a direct relationship between particular borrowings and a qualifying assets, and to determine the borrowings that could otherwise have been avoided, the standard includes separate requirements for specific borrowings and general borrowings। इसीलिए दोस्तों, स्टैंडर्ड जो है अपने को स्पेसिफिक और जनरल बोरोविंग दोनों के बारे में अलग अलग बातें बताएगा, क्योंकि स्पेसिफिक बोरोविंग तो दिखने से मालूम हो जाता है कि ये वाला इंटरेस्ट तो इसी क्वालिफाइंग एसेट्स की वजह से लग रहा है। बट अगर बात करें जनरल बोरोविंग्स की, तो जनरल बोरोविंग्स में वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, अब ये कहता है स्पेसिफिक बोरोविंग कॉस्ट। So if an entity borrows funds specifically to obtain a qualifying asset, the borrowing costs that are directly related to that qualifying assets can be readily identified। इसको हम स्पेसिफिक बोरोविंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए, आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो क्वालिफाइंग एसेट्स का, उस कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने के लिए आपने बैंक से स्पेसिफिक लोन लिया है, तो वो लोन आपने लिया ही उसी कंस्ट्रक्शन के लिए है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगने वाला जो है वो स्पेसिफिक बोरोविंग कॉस्ट कहलाएगा, स्पेसिफिक फाइनेंस कॉस्ट कहलाएगा। और उस चीज को आइडेंटिफाई इजीली किया जा सकता है क्योंकि वो तो स्पेसिफिक है। तो कहता है बोरोविंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन वुड बी द एक्चुअल बोरोविंग कॉस्ट इनकर्ड। इसका मतलब कैपिटलाइजेशन किसका होगा? जो आपकी एक्चुअल में बोरोविंग कॉस्ट इनकर हो चुकी है ड्यूरिंग द पीरियड। साथ ही साथ में आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, लेस एनी इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन द टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ दोज बोरोविंग्स। तो समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास में जब आइडल फंड्स अवेलेबल होते हैं, जैसे हमने लोन तो ले लिया तो पैसा आ गया हमारे पास में, लोन लेने से जब पैसा आ गया हमारे पास में तो हम इस पैसे को यूटिलाइज नहीं करते, यूटिलाइज करने में काफी समय लग जाता है। तो इतने दिन हमने क्या किया, फिर एक्चुअल यूज से पहले ये जो समय आपका बीता है, इसमें आपने फंड्स के साथ में क्या किया? तो समटाइम्स कई बार हम इस लोन को इन्वेस्ट कर देते हैं, टेम्परेरी इन्वेस्ट, परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है, लिक्विड इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो जिससे ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है ना, इस इन्वेस्टमेंट पर हमें कोई ना कोई प्राप्ति, मतलब इंटरेस्ट या फिर कोई और इनकम होती रहती है, इन्वेस्टमेंट की इनकम होती रहती है।
तो कहता है कि बोरोविंग कॉस्ट जब भी आप कैपिटलाइज करने की बात करें तो फाइनेंस कॉस्ट जो भी आपकी इनकर हुई है लेस एनी इन्वेस्टमेंट इनकम, उसी फंड से आनी चाहिए वो इन्वेस्टमेंट इनकम, है ना। जिस फंड को आपने आइडल फंड्स के रूप में यूटिलाइज कर लिया, राइट, उस फंड को जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट होगी, और ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी जनरेट होगी ये आपकी पूरी बोरोविंग कॉस्ट को क्या कर देगी, नेट कर देगी। इसका मतलब ग्रॉस बोरोविंग कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं हो सकती यदि आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम आपको देखने को मिलती है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, अब कहता है नोशनल बोरोविंग कॉस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड। तो कॉस्टिंग वाली जो नोशनल कॉस्ट होती है उसको हम यहाँ पे कैपिटलाइज नहीं करते, जैसे कि India's 23 limits the amount that can be capitalized to the actual borrowing cost incurred. The standard does not address actual or imputed cost of equity, where an equity has no borrowings and uses its own cash resources to finance the construction of property, plant and equipment, and the entity cannot assume that interest that could have been earned on that cash represents foregone benefit and could be capitalized. So basically notional का संकेत जो है वो किससे है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल से बात हो रही है यहाँ पे। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है वो भी तो एक कॉस्ट है, बट इक्विटी वालों की कॉस्ट तो एक्सपेक्टेशंस है, इंटरेस्ट नाम की तो कोई चीज होती नहीं है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो कहने का मतलब अगर आप फाइनेंस कर रहे हो किसी कंस्ट्रक्शन को बाय वे ऑफ इक्विटी प्रोसीड्स, आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिया है या आपने ऑलरेडी इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं तो उसके पैसे आपके पास में पड़े हैं, उसी पैसे से अगर आप अपने कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में इक्विटी की कॉस्ट कभी कैपिटलाइज नहीं हो सकती, उसे हम नोशनल बोरोविंग कॉस्ट कहते हैं, है ना। क्योंकि वैसे भी हम जो भी काम कर रहे हैं ये पूरा अकाउंटेंसी इक्विटी के लिए तो लिखा जा रहा है ना, इक्विटी वालों के लिए तो प्रॉफिट लॉस बन रहा है, तो जो लास्ट में प्रॉफिट लॉस बचने वाला है वो उनके लिए ही है, तो उनका कोई कॉस्ट हमें चार्ज नहीं करना चाहिए, राइट। तो वो चीजें कभी भी हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते क्योंकि इक्विटी वालों का रिवार्ड जो होता है वो सर्टेन नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशन बेस्ड होता है। हालांकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं, आपने आईपीसीसी में डेफिनेटली निकाला होगा, इक्विटी का कॉस्ट भी निकाला जाता है, बट वो सब क्या है, और आपने वो शायद अगर एसएफएम पढ़ा है तो सीएपीएम जो मेथड होता है आपका, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो होता है ना, रिस्क फ्री इंटरेस्ट जो होता है ना, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा, ऐसे करके कुछ बहुत सारे मॉडल होते हैं जो इक्विटी की कॉस्ट निकालने के काम में आते हैं। तो आपको वो कोई भी चीज यहाँ पर इक्विटी पर नहीं लगानी है क्योंकि वो सब नोशनल बोरोविंग कॉस्ट बन जाएंगे और नोशनल बोरोविंग कॉस्ट को हम लोग यहाँ पर कभी भी एंटरटेन नहीं करेंगे। Entity may obtain borrowed funds and incur associated borrowing cost before some or all of the funds are used for expenditure on the qualifying assets। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, In such circumstances, the funds are often temporarily invested pending their expenditure on the qualifying assets, and in determining the amount of borrowing cost eligible for capitalization during a period, any investment income earned on such funds is deducted from the borrowing cost incurred। तो ये वाली बात तो मैंने आपको बता ही दी है कि जो बोरोविंग कॉस्ट आपकी कैपिटलाइजेशन के लिए एलिजिबल होगी वो होगी एक्चुअल में जो इनकर हुई है, उसमें से आप उस बोरोविंग से यदि कोई इन्वेस्टमेंट इनकम टेम्परेरीली कमा रहे हो तो वो आपको माइनस करके करना पड़ेगा। ठीक है, काफी इजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और आप सब लोगों ने आईपीसीसी में पढ़ रखा है, वैसा ही है एकदम सेम टू सेम, उसी का रेप्लिका है। बस एक दो बातें हम यहाँ पे जो है दो डिस्कस करेंगे आगे, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए इलस्ट्रेशन 6 में कहता है अल्फा लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 20x1 बोरोड 9% 30 lakhs to finance the construction of 2 qualifying assets। Construction started on 1 April and the loan facility was available on 1 April and was utilized as follows with remaining funds invested temporarily at 7%। बाकी के फंड्स हमने 7% जो इनकम वाला कोई सोर्स है उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। ठीक बात है भाई। 1 अप्रैल को हमने फैक्ट्री बिल्डिंग पे 5 लाख, ऑफिस बिल्डिंग पे 10 लाख खर्चा किया, फिर 1 अक्टूबर को हमने फिर से 5 लाख का खर्चा किया, फिर से 10 लाख का खर्चा किया। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो
अप्रैल को आपके पास में खर्चा सिर्फ 15 का हुआ है टोटल, जबकि आपने लोन कितने का लिया था? लोन लिया था हमने 30 लाख का। तो हमारे पास में अभी भी 15 का बैलेंस पड़ा है। उसका हमने क्या किया होगा? उसको हमने टेम्परेरी इन्वेस्ट कर दिया होगा 7% पे। तो 15 पे आपको 7% इंटरेस्ट निकालना है अप्रैल से अक्टूबर तक। ठीक है। तो ये आपका जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम होगा ना, ये इनकम आपके बोरोविंग कॉस्ट को नेट करेगा, बोरोविंग कॉस्ट को नेट करेगा, और उतना ही कैपिटलाइजेशन पॉसिबल है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखिए बोरोविंग कॉस्ट आपकी क्या होगी? 30 लैक्स आपकी टोटल बोरोविंग कॉस्ट है। तो इसके अंदर 30 लैक्स में से यदि आप देखेंगे यहाँ पर, तो 9% इसका इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, 9% इसका इंटरेस्ट रेट है। तो साल में आपकी टोटल बोरोविंग कॉस्ट इनकर कितनी हो जाएगी? कैलकुलेट द बोरोविंग, क्या पूछा है? देखिए कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एंड द बोरोविंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। तो देखिए आपको बोरोविंग कॉस्ट का खर्चा निकालना है, और बोरोविंग कॉस्ट का खर्चा निकालने के बाद में आपको क्या करना है? इन्वेस्टमेंट इनकम निकालनी है। बस दोनों को नेट कर दीजिए, उतना ही अमाउंट मैक्सिमम कैपिटलाइज हो सकता है। तो बताइए कैसे निकाला जाएगा? देखिए 30 लाख रुपए आपने लोन लिया, उसके ऊपर आपको सालाना 9% ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो 30 लाख का 9% कितना होता है? 2,70,000 बराबर। अब इसमें से आपको इन्वेस्टमेंट इनकम नेट करनी है। तो इन्वेस्टमेंट आपने 15 लाख का किया है, 7% पे किया है, और कितने महीने? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर पूरा लेना है क्या? नहीं, पूरा नहीं लेना, तो 6 महीना। ये आपकी इनकम हो गई, बस इसको लेस कर दीजिए। ठीक है, तो 15, 7, 105 बोले तो 10,500 का 6/12, 5250 रुपये। नहीं, 15 लाख है ना, 1,05,000 हो जाएगा। ठीक बात है, 52,500। ठीक है ना, तो 270 में से 52,500 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 2,17,500। ये मेरी नेट बोरोविंग कॉस्ट है जो मैं कैपिटलाइज कर सकता हूं। ये मेरी ग्रॉस बोरोविंग कॉस्ट है, और ये मेरा क्या है? टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम है ना। तो इतना ही कैपिटलाइजेशन हो पाएगा, 217,500 जितना। अब ये कह रहा है आपको कॉस्ट ऑफ द एसेट्स और बोरोविंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकालनी है। तो आप कैपिटलाइजेशन 2,17,500 का कर सकते हो, लेकिन फैक्ट्री बिल्डिंग और ऑफिस बिल्डिंग में आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्प्लिट कैलकुलेशन कर दीजिए। ये मैंने टोटल कैलकुलेशन कर दी। जैसे अब यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग का अलग कैलकुलेशन कर दीजिए, ऑफिस बिल्डिंग का अलग कैलकुलेशन कर दीजिए। तो देखिए फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर अगर आप देखेंगे टोटल, तो आपका 10 लाख का फंड इन्वेस्ट हुआ है, और ऑफिस बिल्डिंग में आपका 20 लाख का फंड इन्वेस्ट हुआ है। तो फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर आपका बोरोविंग कॉस्ट जो है वो कितना हो जाएगा? 90,000 स्प्लिट हो जाएगा, और इसके ऊपर 1,80,000 रुपए स्प्लिट हो जाएगा बराबर। तो ये तो हो गया बोरोविंग कॉस्ट का स्प्लिट, जो कि ये 270 है, इसका स्प्लिट कर दिया बस मैंने, और कुछ नहीं किया। ठीक है ना। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। फैक्ट्री बिल्डिंग में 10 लाख रुपए लगने थे, लेकिन आपने 5 लाख रुपए कहीं और इन्वेस्ट कर दिए, तो इन्वेस्टमेंट इनकम इसकी यहां से ये माइनस हो गई, 17,500 यहां से स्प्लिट हो गया। ठीक है, और ये आपका 35,000 यहाँ स्प्लिट हो गया। तो कहने का मतलब ये इन्वेस्टमेंट इनकम आपने अलग अलग जगह से माइनस कर दी। तो फैक्ट्री बिल्डिंग का कैपिटलाइजेशन सिर्फ 72,500 का हो पाएगा, और ऑफिस बिल्डिंग का कैपिटलाइजेशन 145 का हो पाएगा। तो ये जो टोटल कैलकुलेशन है, इसको आपको एसेट लेवल पे करना पड़ेगा। अगर आपसे इंडिविजुअल एसेट्स का कॉस्ट जो है वो कितना कैपिटलाइज होगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो अगर पूछा गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल ही कैलकुलेशन है इसके अंदर, कोई इंडेस का इतना भी कोई एप्लीकेशन इसमें है नहीं। कॉस्ट ऑफ द एसेट्स की बात करें तो आपका एक्सपेंडिचर इनकर इतना हुआ दोनों के ऊपर, कैपिटलाइजेशन बोरोविंग कॉस्ट का इतना इतना हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट आपकी इतनी हो जाएगी, किसकी? एक तो फैक्ट्री बिल्डिंग की, और दूसरा क्या है? ऑफिस बिल्डिंग की। तो फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, ये कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल बोरोविंग कॉस्ट। अब देखिए जनरल बोरोविंग कॉस्ट क्या है कि ये कोई मतलब स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर या स्पेसिफिक किसी एसेट्स के ऊपर आइडेंटिफाइड नहीं होती है ना। जैसे कंपनी में जो नॉर्मल लोन चल रहे हैं, किसी भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि बैंक वालों को बताना भी पड़ता है ना कि भाई लोन लिया तो क्या काम का है। तो
अगर कोई स्पेसिफिक बोरोविंग होती है तो आपको उस लोन को उसी काम में लेना पड़ता है। आप ऐसे ऐसे नहीं कि लोन किसी और ऑब्जेक्टिव से लिया और काम किसी और का कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। बैंक के उसमें लिखा हुआ रहता है सैंक्शन लेटर के अंदर, है ना। तो अगर आप सैंक्शन लेटर की टर्म्स को वायोलेट कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास में बैंक से इसी पर से लोन लिया गया कि ये एक जनरल बोरोविंग रहेगा, हम किसी भी काम में ले सकते हैं, तो अब ऐसे बोरोविंग का जो कॉस्ट आता है ना, उसको कैपिटलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कैसे करेंगे, देखिए, ऑल बोरोविंग्स दैट आर नॉट स्पेसिफिक रिप्रेजेंट जनरल बोरोविंग्स, and when funds are borrowed specifically for a qualifying assets, cost in relation to that borrowing are accounted for as a specific borrowing cost until the asset is ready for its intended use or sale, and if the borrowing remains outstanding after the related asset is ready for its intended use or sale, it becomes part of general borrowings. देखिए, एक बात आप ये भी समझिएगा, क्या स्पेसिफिक बोरोविंग भी आपकी जेनरिक बोरोविंग में बदल सकती है? क्या स्पेसिफिक बोरोविंग जनरल बोरोविंग में बदल सकती है क्या? तो कई बार क्या होता है ना, प्रोजेक्ट के लिए हमने ज्यादा लोन ले लिया, ठीक है, तो जब ज्यादा लोन ले लिया और मान लो काम पूरा हो गया, काम पूरा होने के बाद में वही स्पेसिफिक बोरोविंग जनरल बोरोविंग में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि काम पूरा हो गया तो फिर बाद में वो लोन जो है, वो फंड्स जिसका आप पेमेंट अभी नहीं किए हो और उसको आप डेफिनेटली कहीं और यूज करोगे, तभी तो आपने उसका रीपेमेंट नहीं किया ना। इसलिए जो भी आपके लोन होंगे स्पेसिफिकली एक्वायर किए जाएंगे, वो लोन आपके काम पूरा होने के बाद में जनरल लोन में बदल सकते हैं, जनरल बोरोविंग्स में बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे कहा है, इसने कह दिया है कि भाई व्हेन फंड्स आर बोरोड स्पेसिफिकली फॉर अ क्वालिफाइंग एसेट्स, cost in relation to that borrowing are accounted for as specific borrowing cost until the asset is ready for its intended use or sale, ठीक है ना। and if the borrowing remains outstanding after the related asset is ready for its intended use or sale, it becomes part of a general borrowing. तो ये कहना चाहता है कि स्पेसिफिक बोरोविंग भी आपकी जनरल बोरोविंग में कन्वर्ट हो सकती है, प्रोवाइडेड कि आपका स्पेसिफिक बोरोविंग का पूरा जो फंड्स है, आपने जितना कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन या फिर प्रोडक्शन में काम में लेना था वो सारा का सारा काम में ले लिया, उसके बाद में भी वो फंड बच रहा है तो आप उसको जनरल बोरोविंग में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कहता है अप्रैल X1 को ए लिमिटेड टुक 8% लोन ऑफ ₹50 lakhs फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ए which is repayable after 6 years, that is on 31st March X7, and the construction of building was completed on 31st March X3, ठीक है, ओके। तो X3 को हमारा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ही पूरा हो गया और हमारा लोन जो है वो X7 तक रिपेबल है, तो काफी बड़ा लोन ले लिया अपन ने। X3 के बाद में इस लोन का क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है अब इसको हम और कहीं पे यूटिलाइज करेंगे। तो कहता है ए लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू बिल्डिंग बी in the year X3 X4 for which he used his existing borrowings. So he has outstanding general purpose loan of ₹25 lakhs, interest on which is payable at the rate 9%, or 15 lakh rupees interest on which is payable at 7%. Okay, तो इसके पास में कुल मिला के 3 बोरोविंग आइडेंटिफाई होती है। एक तो हमने पहले 50 लाख का लोन लिया था, फिर हमने 15 लाख का लोन ले लिया, फिर हमने 25 लाख का लोन ले लिया, फिर बाद में हमने 15 लाख का लोन ले लिया। तो कुल मिला के हमारे पास में 3 बोरोविंग हो गई। इस बोरोविंग का रेट आपका 8% है, इस बोरोविंग का रेट आपका 9% है, और इस बोरोविंग का रेट 25 वाले का 9 है और 15 वाले का 7% है। ये हमारी बोरोविंग कॉस्ट हो गई है। अब कहता है इज द स्पेसिफिक बोरोविंग ट्रांसफर टू द जनरल बोरोविंग्स पूल वंस द रेस्पेक्टिव क्वालिफाइंग एसेट इज कंप्लीटेड। व्हाई? ऑब्वियसली बात है, क्योंकि रेस्पेक्टिव क्वालिफाइंग एसेट्स के कंप्लीट हो जाने के बाद में अब वो स्पेसिफिक बोरोविंग नहीं कहलाई जा सकती। स्पेसिफिक बोरोविंग जो होती है वो किसी एक ही एसेट्स के रिगार्डिंग मतलब ली जाती है, वो एसेट्स का काम खत्म हो गया, इसके बाद में वो जेनरिक पूल में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है ना। तो वैसे तो यहाँ पे इसने कुछ प्रैक्टिकली कुछ तो पूछा तो है नहीं, है ना, कि भाई कितना बोरोविंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। यहाँ पे तो बस इन्होंने यही पूछा है कि क्या स्पेसिफिक बोरोविंग को आप जनरल बोरोविंग में ट्रांसफर कर दोगे क्या। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे ही हमारा X3 के अंदर कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा, X3 के बाद में हम उसको जनरल बोरोविंग में ट्रांसफर कर देंगे। और जनरल बोरोविंग का कैपिटलाइजेशन कैसे करना है वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन आने ही वाले,
है ना। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या कहता है, यस इफ स्पेसिफिक बोरोइंग वर नॉट रीपेड वंस द रेलेवेंट क्वालिफाइंग एसेट्स वाज कंप्लीटेड एंड दे बिकम जनरल बोरोइंग्स फॉर एज लॉन्ग एज दे आर आउटस्टैंडिंग, right? And the borrowing costs that are directly attributable to obtaining qualifying assets are those borrowing costs that would have been avoided if the expenditure on the qualifying assets had not been made. So if cash was not spent on the other qualifying assets, it could be directed to repay this specific loan. तो सीधी बात है, आपको फिर इसे रीपे कर देना चाहिए था अगर वो काम में नहीं आ रहा तो कहता है thus borrowing costs could be avoided, that is they are directly attributable to other qualifying assets. इसका मतलब यहां पर ये बोरोइंग कॉस्ट जो है ये अवॉइड की जा सकती थी, राइट? ये बोरोइंग कॉस्ट आपकी अवॉइड की जा सकती थी अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं करते तो कहने का मतलब ये आपकी स्पेसिफिक बोरोइंग तब तक रहेगी जब तक आप उस रिलेवेंट मतलब मार्क्ड एसेट्स का कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, प्रोडक्शन नहीं कर लेते, तब तक ये स्पेसिफिक बोरोइंग कहलाएगी। बाद में जैसे ही आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा ये आपकी नॉर्मल बोरोइंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कहता है व्हेन जनरल बोरोइंग्स आर यूज्ड फॉर क्वालिफाइंग एसेट्स इन डेस 23 जो है रिक्वायर्स दैट बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन इज कैलकुलेटेड बाय, ठीक है। अब देखिए यहां समझिएगा, अप्लाइंग अ कैपिटलाइजेशन रेट टू द एक्सपेंडिचर्स ऑन क्वालिफाइंग एसेट्स। इस बार आप कैपिटलाइज मतलब कैसे इसका बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन करेंगे, इसके लिए दोस्तों ये स्टैंडर्ड आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको एक कैपिटलाइजेशन रेट निकालनी पड़ेगी जो क्वालिफाइंग एसेट्स के एक्सपेंडिचर पे आप लगाओगे। कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा। कहता है अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन इज ऑलवेज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ये तो देखो दोस्तों नेचुरल सी बात है कि आपका जितना बोरोइंग कॉस्ट इनकर हुआ है उतना ही कैपिटलाइजेशन हो सकता है, उससे ज्यादा तो अपन कर ही नहीं सकते कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो अब ये जो कैपिटलाइजेशन रेट है ना, ये कैपिटलाइजेशन रेट आपको कैसे निकालनी है, ये बेसिकली क्या होती है, आपके पास में अलग अलग परसेंटेज वाले लोन होते हैं, अलग अलग इनका अमाउंट होता है और इनका इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। तो आप लोगों ने अगर AS 16 ध्यान से पढ़ा है IPCC के अंदर तो आपको बिल्कुल याद ही आ जाएगा, सेम वही चीज है यहाँ पर। जैसे एक लोन आपका, जैसे यही वाला देख लीजिए ना, 8% लोन है आपका। इसी क्वेश्चन में अगर बात करें तो एक तो आपका 8% लोन है 50 लाख रुपीज वाला, ठीक है। फिर बाद में 50 लाख रुपीज का आप कितना बैलेंस हमारे पास में पड़ा है वो अभी अपने पास में कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। तो अभी मैं एक बार ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कैपिटलाइजेशन रेट के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे डेटा कम है ना, तो इसलिए इसकी वजह से हम यहाँ पे कैपिटलाइजेशन रेट निकाल नहीं सकते, क्योंकि 31 मार्च X3 तक हमारा ये लोन कितना यूटिलाइज हो गया, कितना रीपे हो गया, ये कोई डेटा नहीं दिया गया। तो एक बार मैं ये मान लेता हूँ कि भाई 8% का मेरे पास में 50 लाख का पूरा लोन पड़ा है, ठीक है। फिर बाद में हमारे पास में 25 लाख का 9% वाला है, 25 लाख का जो लोन है उसके ऊपर अपना 9% ब्याज लगता है, और 15 लाख का जो लोन है उसके ऊपर हमारा 7% जो है इंटरेस्ट पेबल है। तो अब वैसे देखा जाए तो ये तो हो गया एकेडमिक्स जहाँ पे आपको 1 2 3 लोन मिलते हैं। अब रियल लाइफ में तो पता नहीं कंपनी के पास में कितने सारे लोन होते होंगे, अलग अलग बैंकों से अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट के बेसिस पर नॉर्मल स्पेसिफिक बोरोविंग्स जो है वो लेती मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर लिया जाता रहता है। तो अब यहाँ पे इनका जो भी इंटरेस्ट आएगा ना, सबके इंटरेस्ट अलग अलग आएंगे। तो अब सबका अलग अलग हिसाब किताब रखने से अच्छा ये स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आप एक काम करो ना, सबका एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लो। वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लो, तो उसमें आप अपना टोटल जो भी इंटरेस्ट आता है ना उसको एवरेज कर लो अपने टोटल लोन अमाउंट से, टोटल बोरोविंग्स, ये लो आपका अपने आप ही कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो आ जाएगा। आपका जो भी इंटरेस्ट बनता है उस इंटरेस्ट को आप टोटल बोरोविंग का डिवाइड करके एक रेट निकाल लो। तो मतलब 8%, 9%, 7%, इसका एवरेज नहीं कर सकते कि भाई 8, 9 और 7, इसका वेटेड एवरेज करना पड़ेगा
इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। अगर 8 9 7 का एवरेज निकालोगे तो गलत आ जाएगा, ऐसा नहीं कर लेना, है ना, ये तो गलत फॉल्स मैथमेटिक्स हो जाएगा। यहां पर ये वाला एवरेज करने का मतलब ये हो गया कि ये 50 लाख 25 लाख और 15 लाख पूरे प्रिंसिपल अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल इंटरेस्ट आपका कितना हो रहा है और टोटल बोरोविंग कितनी है कंपनी के अंदर, इससे एक आपकी कैपिटलाइजेशन रेट निकल जाएगी और फिर हम बोरोविंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कैपिटलाइजेशन रेट निकालने के लिए ये क्या कहता है, व्हेन द फंड्स आर बोरोड जनरली फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्वालिफाइंग एसेट्स द एंटिटी शैल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ बोरोविंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन बाय अप्लाइंग अ कैपिटलाइजेशन रेट to the expenditure on that qualifying assets, and the capitalization rate is weighted average of the borrowing cost applicable to all the general borrowings of the entity that are outstanding during the period. So borrowing cost in respect of specific funds borrowed for the purpose of obtaining a qualifying asset shall be excluded from calculation of capitalization rate until substantially all the activities necessary to prepare that qualifying assets for its intended use or sale are complete. तो कहने का मतलब ये कैपिटलाइजेशन रेट में आप स्पेसिफिक फंड वालों को मत शामिल कर लेना अनटिल अनलेस कि स्पेसिफिक फंड वाले जो पुराने क्वालिफाइंग एसेट्स हैं वो आपके बन गए हैं और नाउ दे आर नो मोर स्पेसिफिक फंड्स, दे आर कन्वर्टेड इनटू जेनरिक फंड्स, जनरल बोरोइंग में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे जनरल बोरोइंग की ही कैपिटलाइजेशन रेट निकाली जाएगी, स्पेसिफिक बोरोइंग की कैपिटलाइजेशन रेट नहीं निकाली जाती है। स्पेसिफिक बोरोइंग की तो इंटरेस्ट रेट जो है उसको ही ध्यान में रखकर कैपिटलाइजेशन किया जाता है। तो amount of borrowing cost that an entity capitalized during a period shall not exceed the amount of borrowing cost it incurred during that period। ये नॉर्मल बात है, फ्लो चार्ट में इसी चीजों का समरी जो है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है और इस इलस्ट्रेशन में कहता है हमारे पास में 18% बैंक लोन है और 16% टर्म लोन है और लास्ट में 14% डिबेंचर आ गया, 31 मार्च को आया जो 1 अप्रैल को नहीं है। तो कहता 14% डिबेंचर वाज इशूड टू फंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग ऑन 1 जुलाई X1 बट द डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैज येट टू बी स्टार्टेड। अभी आपकी डेवलपमेंट एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट ही नहीं हुई है, इसका मतलब आपका जो मेन कंस्ट्रक्शन का काम है वो चालू ही नहीं हुआ है। अब कहता है 1 अप्रैल X1 को बीटा लिमिटेड बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट being qualifying asset using the existing borrowings. Expenditure drawn down for the construction was rupees 5 lakh on 1 April X1 and to 25 lakhs on 1 January X2। ठीक है, तो ये आपके खर्चे हो गए। चलिए ये आपके खर्चे हो गए। अब आप कहता है बोरोविंग कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज फॉर द प्लांट। चलिए बोरोविंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन का काम तो हम बाद में करेंगे। ऐसी केस में जहां पे हमारे पास में जनरल बोरोविंग बहुत सारी आ गई तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा, है ना, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको अपन पहले कैलकुलेट करते हैं कि वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकाला जाएगा। देखिए हमारे पास में फर्स्ट अप्रैल को बैंक लोन है 18%, तो वो 18% बैंक लोन है एक, तो फिर 16% टर्म लोन है। इनके प्रिंसिपल अमाउंट देखा जाए तो 1000 और 3000। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट जो है वो कितना बनेगा, तो ये तो बन जाएगा आपका 180 और ये बन जाएगा 480। ठीक है, तो 180 प्लस 480 ये हो जाएगा आपका 660। टोटल प्रिंसिपल है कंपनी के पास में 4000। तो जो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आएगा ना अपना, वो क्या होगा, 660 टोटल ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 4000। तो ये हो जाएगा अपना 16.5%। तो हम ऐसा कह सकते हैं मोटा मोटी
कि कंपनी के पास में जो टोटल बोरोविंग है ना, उसका एवरेज अगर निकाला जाए तो बोरोविंग कॉस्ट कंपनी का 16.5 लगभग आ रहा है। तो 18 और 16, ये 18 को भी रिप्रेजेंट कर लेता है, ये 16 को भी रिप्रेजेंट कर लेता है, और इसके अंदर ये प्रिंसिपल का वेटेड एवरेज भी लग गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जहां पे हम लोग वेटेड एवरेज निकालते हैं, ये कोई एक्चुअल में कोई बोरोविंग कॉस्ट नहीं है। 16.5 इज नॉट द एक्चुअल बोरोविंग कॉस्ट, ये क्या है आपकी, ये वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट है जो पूरे के पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपके मन में ये आ रहा होगा कि जो 14% डिबेंचर है सर, इसको क्यों नहीं लिया आपने, यहाँ पे 14% डिबेंचर को हमने क्यों नहीं लिया। तो चलो ये बात मैं आपसे ही पूछ लेता हूं कि 14% डिबेंचर बताओ भाई यहाँ क्यों नहीं है। देखो स्पेसिफिक बोरोविंग हो गया ना डिबेंचर हमारा, क्योंकि देखिए जो 14% डिबेंचर्स हैं ये आपके क्या है, ऑफिस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये लोन आपने स्पेसिफिकली लिया है। तो जब ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये लोन लिया है, तो इसका ये जो कॉस्ट है ये ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर डायरेक्ट 14% के हिसाब से कैपिटलाइज होगा, जो भी कैलकुलेशन अपन करेंगे। बट जेनरिक बोरोविंग कॉस्ट नहीं है ये जनरल बोरोविंग नहीं है, क्योंकि 14% डिबेंचर आपने इश्यू ही इसलिए किए हैं ताकि आप कंस्ट्रक्शन कर पाए ऑफिस बिल्डिंग का, इसलिए मैंने यहां पर डिबेंचर्स को शामिल नहीं किया। तो ये बात हो गई। चलो अब हमारे पास में स्पेसिफिक बोरोविंग भी आ गया, हमारे पास में जेनरिक बोरोविंग भी हो गई, जनरल बोरोविंग भी हो गई। अब हमारा जो दूसरा काम है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, वो क्या है, कैलकुलेट द बोरोविंग कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज फॉर द प्लांट। तो चलो बताओ जरा कि कौन सी बोरोविंग कॉस्ट होगी जिसको हम प्लांट पे कैपिटलाइज कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके बताओ जरा, देखेंगे। देखिए अब अगर अपन कैपिटलाइजेशन की बात करें, बोरोविंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन, तो हमें एक्सपेंडिचर देखना पड़ेगा, क्योंकि बोरोविंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन की जो शर्तें हैं उसमें यही है कि खर्चा तो आपका लगना चाहिए ना, बोरोविंग कॉस्ट तो लग गई है, खर्चा भी तो लगना चाहिए। अब खर्चा लगना चाहिए तो ये देखिए सर, यहां पर 1 अप्रैल X1 को बीटा लिमिटेड बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। 1 अप्रैल से हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है एग्जिस्टिंग बोरोविंग को काम में लेते हुए। कहता है खर्चा उसके अंदर कितने का हुआ, टोटल 5 लाख का हुआ 1 अप्रैल को, और फिर 25 लाख का खर्चा कब हुआ, 1 जनवरी को खर्चा हुआ, है ना। तो 5 लाख का खर्चा हुआ 1 अप्रैल को और 25 लाख का खर्चा हुआ 1 जनवरी को। तो अब आपको क्या करना होता है, एक्सपेंडिचर का भी आपको वेटेड एवरेज करना पड़ेगा, क्योंकि 1 अप्रैल को जो खर्चा हुआ है वो तो 5 लाख का हुआ है। फिर 1 जनवरी को जो खर्चा हुआ है वो कितने का हुआ है, 25 लाख का हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए ये 5 लाख रुपीज का खर्चा जो है, इस पे आप वेट जो है 12/12 का लगा सकते हो, लेकिन जो 25 लाख का खर्चा है ना उसके ऊपर आप वेट कितने का लगा पाओगे, जैन फेब मार्च 3 महीने का वेट लगा पाओगे ना। तो अगर आप इसको टाइम प्रोपोर्शन के अंदर खर्चे को भी वेटेड एवरेज कर देते हो, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा खर्चा ढूंढ लो जिसके ऊपर आप सीधा कैपिटलाइजेशन रेट लगा दो। तो 5 लाख का 12/12 तो हो जाएगा 5 लाख, ठीक है। और 25 लाख का 3/12 कितना हो जाएगा, 625, राइट। तो ये आपका टोटल हो गया 11,25,000। अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना, 11,25,000 पे आप अपना बोरोविंग कॉस्ट कितना आया था अपना, वो 16.5 लगा दो, आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि कितना कैपिटलाइजेशन संभव है। तो आप कहोगे सर 185,625, ठीक है। यानी 185,625, ये कैसे किया, बोरोविंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन इन प्रोपोर्शन ऑफ
वेटेड एवरेज अक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस, वेटेड एवरेज अक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये वेटेड एवरेज अक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस क्या होता है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे स्टडी मटेरियल में कर रखा है कि भाई आप 5 लाख पे 16.5 पूरे साल का निकाल दीजिए एक बार, फिर बाद में 25 लाख पे 16.5% निकालिए और फिर उसका 3/12 करिए। बात एक ही है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है अभी, है ना। बट दोस्तों यही ये छोटी छोटी चीजें है ना हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी आगे चलकर। कुछ ऐसी चीजें मैं आपको कराने वाला हूं जो आपको डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। बट अभी एक बार थोड़ा सा अपन कॉन्सेप्ट बिल्टअप कर रहे हैं, इनकेस यदि आपसे आपके दिमाग से बोरोइंग कॉस्ट निकल भी गया है आईपीसीसी वाला, तो आपको सब चीजें एक बार याद आ जाए, फिर बाद में हम इस पर एडवांस क्वेश्चंस को पिकअप करेंगे। तो ये आपका 185,625 एलिजिबल कैपिटलाइजेशन है, इतना कॉस्ट आपका कैपिटलाइज हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला काम तो चलो अपना हो गया। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये जो वेटेड एवरेज है ना, ये भी इसके भी अलग अलग तरीके हैं निकालने के। जैसे कि आपने ये 4,000 का लोन देख लिया, इसके ऊपर इसका 1/4 इसका वेट है, 3/4 इसका वेट है, तो 18% का 1/4 और 16% का 3/4 निकालोगे तो ये आएगा, और इसका टोटल करोगे तो भी 16.5 आ रहा है। तो ये तो मैथ्स है भाई, गणित अपने अपने फॉर्मूले हैं, अपने अपने तरीके हैं, जैसे भी आप एवरेज करना चाहें। होना वेटेड एवरेज चाहिए, तरीका आपका हो सकता है, दैट डजंट मेक्स एनी सेंस। आईएफआरएस इन सारी चीज़ों के लिए कोई भी फिक्स फॉर्मेट, कोई फॉर्मूले नहीं बताता है। वो बोलता है भाई वेटेड एवरेज कर लेना, बस। हमारा तो इतना ही कहना है, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, एक्सपेंडिचर टू विच कैपिटलाइजेशन रेट इज अप्लाइड। तो कहता है कौन सा खर्चा होना चाहिए जिसके ऊपर आप कैपिटलाइजेशन रेट अप्लाई किए, है ना। तो वो खर्चा ऐसा होना चाहिए, इन डिटरमाइनिंग द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अ क्वालिफाइंग एसेट्स इंक्लूड ओनली दोज एक्सपेंडिचर दैट हैव रिजल्टेड इन, इसको अंडरलाइन कर लेना, पेमेंट ऑफ कैश, ट्रांसफर ऑफ अदर एसेट्स और द अजम्पशन ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग लाइबिलिटीज। यानी इन तीन में से कुछ तो होना चाहिए, या तो कैश का पेमेंट होना चाहिए, या कोई रिसोर्सेस आपके यहां से जाने चाहिए, आपके एसेट्स कम होने चाहिए, मतलब एक्सचेंज भी होता ना, जरूरी नहीं कि हम कोई चीज कैश दे के एक्वायर करें, कैश के बदले काइंड में भी कंसिडरेशन दे सकते हैं। फिर अजम्पशन ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग लाइबिलिटीज, मतलब आप कई बार क्या करते हो कि किसी असेट्स को खरीद लेते हो लाइबिलिटीज इनकर करके। जैसे होता है ना कि आप किसी भी कंपनी का कोई एसेट्स खरीदते हो, ठीक है, तो आप क्या क्या किस किस प्रकार से उस चीज का ट्रांजैक्शन सेटल कर सकते हो। वही कैश में खरीद लिया, क्रेडिट में खरीद लिया, एक्सचेंज के माध्यम से खरीद लिया, या फिर मैंने कोई चीज खरीदी है और असेट्स खरीदी है और उसके बदले मैंने कोई लाइबिलिटीज भी साथ में ले ली, तो उसको हम बोलते हैं अजम्पशन ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग लाइबिलिटीज। मतलब आपने ऐसी कोई लाइबिलिटी इनकर कर ली है जो आपके बुक्स में आ गई है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, और वो आ गई है तो अब उसको सेटल करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। जितना लेट करेंगे सेटलमेंट में उतना आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब ये काम होना चाहिए। तो अब यहां पे आपको मैं एक हिंट ऑलरेडी वैसे दे चुका हूं, तो यहां पे मैं आपको अगर सवाल पूछूं, क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक बात बताओ, कैश जिस पे अपन फोकस कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर का मतलब यहां पे अक्रूवल से होगा कि नहीं होगा। कैश तो आप सब समझते हो कि भाई पेमेंट हो गया, है ना, और दूसरा असेट्स दे दिया तो भी ट्रांजैक्शन सेटल ही तो हो गया, अब ट्रांजैक्शन में कोई क्रेडिट एलिमेंट नहीं है। और अजम्पशन ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटीज का मतलब ये नहीं है कि मैंने उस असेट्स को क्रेडिट पे खरीदा है या उस असेट्स के ऊपर मेरा कोई पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन नहीं है एज सच। अजम्पशन ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटीज का मतलब ये है कि मैंने एसेट्स के साथ साथ में लायबिलिटीज का कोई ऑब्लिगेशन ले लिया है। तो यहां पर ये स्टैंडर्ड बेसिकली बस आपको ये पूछना चाहता है कि अक्रूवल बेसिस पे यदि कुछ हुआ तो क्या आप उसे खर्चा मान लेंगे क्या। जैसे सपोज करिए
आपके साइट के ऊपर क्या मतलब जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है उसके ऊपर किस प्रकार के खर्चे होते हैं, मटेरियल लेबर ओवरहेड के खर्चे होते हैं, है ना, क्योंकि अभी तो सामान पूरा बन के तैयार नहीं हुआ, तो कंस्ट्रक्शन फेज में है, तो यही खर्चा हो रहा होगा, मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा। लेबर के अंदर मैं अब सब सब लेबर को शामिल कर लेता हूँ। इंजीनियर जो स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड है, मतलब इंजीनियर प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, उसको लेबर कहना गलत बात हो जाएगी, बट फिर भी चलो ये तीन कैटेगरी के ही खर्चे होते हैं, मटेरियल लेबर ओवरहेड। अब मैं कहता हूं कि मटेरियल लेबर ओवरहेड के जो भी खर्चे हैं, ये खर्चा आपने पेड कर दिया है, कैश में पेड कर दिया है, आउटफ्लो हो गया है, या मटेरियल लेबर ओवरहेड का खर्चा आपका अक्रू हो गया है। तो देखो हम तो अकाउंट्स में एंट्री तो अक्रूवल पे ही डाल लेते हैं ना, कि मटेरियल लेबर ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू पेबल। तो बताइए पेड बेसिस पे काम करेंगे या अक्रूवल बेसिस पे काम करेंगे, मतलब खर्चा कौन सा गिनोगे, खर्चा कौन सा गिनोगे, जो खर्चा आपने कैश में पे कर दिया उसको खर्चा कहते हो, या अकाउंट्स में जो एंट्री डाल ली खर्चों की उसको खर्चा कहते हो। दिस इज द वेरी गुड, इनफैक्ट वेरी लॉजिकल क्वेश्चन ओवर हेयर, है ना। ये चीज यहाँ पे बड़ी ही छोटी सी और हिडन है, लेकिन दोस्तों इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको एजुकेशनल मटेरियल में सवाल कराऊंगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ यार ऐसा भी होता है ना। तो आप बताओ, पहले सोच के बताओ कि हम फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ के ही बताना सिर्फ, और कोई आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। आपको बस ये पता लगाना है कि कैश या फिर अक्रूवल, बताइए। हाँ जी, तो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही आंसर आया है कि अपन यहाँ पर क्या है ना कि अकाउंट्स के अंदर हम कब से कैश सिस्टम को फॉलो करने लग गए, हम तो हमेशा ही अक्रूवल बेसिस पे ही अकाउंट करते हैं, बराबर। अब यहाँ पे हम अकाउंटिंग की बात ही नहीं कर रहे, ये तो कोई चैप्टर ही दूसरा चल रहा है, बोरोविंग कॉस्ट इलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। कितनी ऐसी बोरोविंग कॉस्ट आपकी है जो कैपिटलाइजेशन के लिए इलिजिबल है। तो यहां पर ये कहता है कि देखिए आपने बैंक से लोन लिया, तो क्या बैंक ने आपको लोन का आश्वासन दिया था क्या, अश्योरेंस थोड़ी ना दिया था, बैंक ने आपको रोकड़ा दिया था, और बैंक ने क्या कहा था, भाई इसी रोकड़े को इस्तेमाल करो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आपने मान लीजिए कोई ऐसा क्रेडिट के ऊपर काम कर लिया, आपने कोई सेटिंग कर ली अपने दोस्त के साथ में या किसी भी लोग के साथ में मिलजुल कर, कि आपने सारा मटेरियल उठा लिया और क्रेडिट पे उठा लिया, और आप उसका पेमेंट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, खर्चा तो आपका हो ही गया, मटेरियल लेबर ओवरहेड इनकर हो गए, आप उसका पेमेंट कर नहीं रहे, और फिर फंड्स कहाँ है, फंड्स तो वही बैंक अकाउंट में पड़े। फिर उस दौरान आप उस फंड्स को, राइट, उस दौरान यदि आप उस फंड्स को और कहीं यूज कर लेते हो, डाइवर्ट कर देते हो, तो फिर वही बात है, बैंक बुरा मानेगी कि नहीं मानेगी, बोलेगी भाई मैंने तुम्हें फंड्स दिए क्यों थे, फंड्स इसीलिए दिए थे ना कि तुम्हारा कंस्ट्रक्शन जो है वो फैसिलिटेट हो सके, राइट। तो यहां पर ये स्टैंडर्ड का पूरा फोकस जो है ना वो ये है कि फंड्स यूटिलाइजेशन से, वी आर नॉट कंसर्न विद द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूवल एंड ऑल दैट पर्टिकुलर थिंग। फंड कितने यूज किए आपने उसी को खर्चा मानेंगे, राइट। तो अगर आपने फंड्स जितने भी यूटिलाइज किए हैं उसी को अगर आप खर्चा मानोगे, तो दैट मीन्स कि जो क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस हैं वो एक्सपेंडिचर नहीं माने जाएंगे, फॉर द सेक ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट एंड फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ठीक है। अब आइए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको एक सवाल कराता हूं। देखिए एजुकेशनल मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 5, एक्स लिमिटेड कमेंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट, जो कि एक क्वालिफाइंग एसेट्स है, ऑन सितंबर 1 2019। एस्टिमेटेड कॉस्ट इसका 10 करोड़ रुपया है। फॉर दिस पर्पज एक्स हैज नॉट रेज्ड एनी स्पेसिफिक बोरोइंग, रादर इट इंटेंड्स टू यूज जनरल बोरोइंग्स which have a weighted average cost of 11%। चलो भाई वेटेड एवरेज कॉस्ट इन्होंने खुद नहीं बता दी। बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड सितंबर टू मार्च 31 2020, ठीक है, वर 0.5 करोड़, टोटल हमारी बोरोइंग कॉस्ट 0.5 करोड़ लगी है। अब देखिए कहता है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्रूड, एक्रूड का मतलब ये खर्चे जो है अक्रूवल बेसिस पे, यानी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कर लिए गए होंगे,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। लेकिन कैश आउटफ्लो कितना हुआ है देखिए, कैश आउटफ्लो हुआ है आपका इस महीने में ये मतलब कहने का मतलब इस कॉलम को पढ़ने का मतलब क्या है, ये कैश पेड का कॉलम है और ये अक्रूवल का कॉलम है। और अक्रूवल और कैश क्या होता है ये तो अपने को सबको ही पता है। कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट शुड बी कैपिटलाइज्ड टू द कॉस्ट ऑफ द प्लांट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31st 2020। राइट, मार्च 31st 2020 को आप कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे। आपका देखिए बोरोविंग कॉस्ट 0.5 करोड़ है और आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट जो है वो 11% आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को आप करिए जरा, देखें कि क्या होना चाहिए आंसर, है ना, इसका आंसर करो। हाँ जी, तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहले बहुत प्रैक्टिकल चीज है, अगर कोई लार्ज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होंगे आपके, लार्ज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मतलब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है और वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफी समय लगता है और उसी के अंदर तो मेन बोरोविंग कॉस्ट वाला स्टैंडर्ड है जो काम का है। जैसे नॉर्मल कंस्ट्रक्शन की क्या ही बात करें अपन, है ना। तो लार्ज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है आपके, उसमें ऐसा आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि अकाउंट्स में तो अक्रूवल बेसिस ही रिकॉर्ड होता है और ये पेमेंट जो है वो आपका कैश रिसिट्स एंड पेमेंट, तो देखिए कब कब का पेमेंट कभी हो सकता है, ये एडवांस पेमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखेंगे, अगर हम डेफिनेट सी बात करें, अगर मतलब इसका कैपिटलाइजेशन निकालें, इसका कैपिटलाइजेशन निकालें, दोनों का अलग अलग निकलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको इसका कैलकुलेशन मैनुअल मैं नहीं करूंगा, हम इसी के आंसर्स की हेल्प लेंगे। सीधी बात है, देखिए सितंबर अक्टूबर है तो आपको मार्च तक का वेट लगा देना है, मल्टीप्लाई बाई जो भी आपके मंथ्स का गैप आता है डिवाइडेड बाई 12, तो ये इसका वेटेड एवरेज करना है आपको। तो पहले चलो अपन इसके वेटेड एवरेज का हेल्प ले लेते हैं। जैसे ये सितंबर है तो आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 7 महीने का गैप हो गया सितंबर से मार्च के बीच में। ठीक है ना, और यहाँ पर ये देखिए, ये 7 महीने का वेट इसका आ गया, ये 7 महीने का वेट इसका आ गया। तो अगर आप इसका वेटेड एवरेज करेंगे ऐसे, ठीक है, जो कि वेटेड एवरेज सिर्फ एक मल्टीप्लीकेशन का काम है, ये सारा वेटेड एवरेज आपका ये आ गया, एवरेज कैपिटल एक्सपेंडिचर, एवरेज कैपेक्स आ गया। इसका आप वेटेड एवरेज करेंगे तो यहाँ पे आपका एवरेज कैपेक्स आ गया। ये आया किसके ऊपर, ये आया आपके अक्रूवल बेसिस पे और ये आया आपके कैश बेसिस पे। जाहिर सी बात है ये दोनों सेम हो ही नहीं सकते, है ना। तो जब ये दोनों सेम नहीं होंगे तो देयर विल बी अ ह्यूज वेरिएंस, देयर विल बी अ ह्यूज डेविएशन कि बोरोविंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन कैसे हो। तो फिर बाद में देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये स्टैंडर्ड क्या कहता है कि भाई आपने जो पैसा बैंकों से लिया है उस पैसे को यूज करें, है ना। आप यहां पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट से खर्चों को काउंट नहीं करेंगे। आपको कैसे काउंट करना है, जो पैसा यूज आ गया दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर कैपेक्स, वही आपका कैपेक्स है। तो आपको कैपिटलाइजेशन 2.74 पे ना करते हुए 4.02 पे करना है। 2.74 पे ना करते हुए 4.02 पे आपको कैपिटलाइजेशन करना है। तो कैसे होगा कैपिटलाइजेशन, देखिए 2.74 पे इन्होंने 11% लगा दिया, 0.30 करोड़, लेकिन अगर 4.02 पे 11% लगाया तो 0.44 करोड़ का कैपिटलाइजेशन आ रहा है। तो 0.44 का कैपिटलाइजेशन सही है, प्रोवाइडेड आपकी बोरोविंग कॉस्ट कितनी लग गई, इतनी लग जानी चाहिए पॉइंट, वहां बोरोविंग कॉस्ट 0.5 करोड़ है, इसका मतलब 0.5 करोड़ तक कैपिटलाइज कर सकते हो, इसके बियॉन्ड नहीं। तो 0.44 का ही हो रहा है ना, तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके। तो मैंने आपको यही कहा ना कि ये देखिए कैश कैश के बेसिस पे ये काम होता है। अब देखिए दोस्तों, ये एजुकेशनल मटेरियल का सवाल है, ये कोई कहते हैं मतलब रॉकेट साइंस तो है नहीं है ये क्वेश्चन, राइट। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, पहली बार जब आएंगे तो ऐसा लगेगा अरे भाई कहां से सवाल आ गया। आता कहां से है सवाल, देखिए दोस्तों 99% क्वेश्चन जो है इंस्टीट्यूट अपने ही डेटाबेस में से देता है। किसी के पास में इतना समय नहीं है कि वो लोग और फर्दर R&D करके आपके लिए कुछ नया काम करें। और वैसे भी पेपर जो है वो 100 नंबर का नहीं होता है, पेपर बनता है 130 से भी ज्यादा नंबर का। आपको पता है वो एक तो ऑल्टरनेटिव आता है जो आपको छोड़ना पड़ता है। और आजकल क्या है कि मतलब ये ट्रेंड सा ही हो गया है कि जनरली ओवरऑल सारे पेपर में ही है ना,
एक एक क्वेश्चन वो लोग और में पूछने लग जाते हैं कई बार, है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके ABCD वो तो कंपलसरी पार्ट हो गए, और जो ई पार्ट है उसमें उन्होंने 2 क्वेश्चन दे दिए। तो क्वेश्चन की साइज जो है वो बड़ी ज्यादा हो जाती है। 130 के लगभग का पेपर बन जाता है, इनफैक्ट 130 से भी ज्यादा का बन जाता है कई बार। तो उतने में मैं आपको बताता हूं कि 100 नंबर का पेपर आउट ऑफ टोटल 130 का सेटिंग जो अपन एवरेज लेके चल रहा है, 100 नंबर का पेपर तो इंस्टीट्यूट के ही डेटाबेस से मिल जाएगा आपको। बट उसमें बाद में जो जो 20-30 नंबर का जो ऊपर का जो वो पेपर रहता है, वो लोग उनका वो तो SOP रहता है, मतलब एग्जामिनेशन कमेटी का वो SOP है कि भाई वो आपको फ्रेश बनाने ही होते हैं। और फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इन दिनों, मतलब जब से न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है मई 2018 से, तब से लेकर ये वाला SOP भी उनका फेल ही है, क्योंकि वो कोई भी क्वेश्चन अभी तक तो नया सेट नहीं कर रहे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, क्या पता आपका ही अटेम्प्ट ऐसा हो जिस समय कुछ नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। तो जितना भी ICI का रोल है, मतलब जितने भी ICI के कंटेंट आपको मिल गए हैं जो वेबसाइट पे होस्टेड है, सारे के सारे कंटेंट को पढ़ डालो, फिर बाद में किसी भी चीज की चिंता नहीं होगी, है ना। इतना अगर आप पढ़ डालेंगे ना तो कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। तो अब देखिए, ये कैश फ्लो का एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एज इट इज यही क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं। बट जब ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट की चर्चा तक नहीं होती है कि भाई एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, क्योंकि और देखिए, अगर इस चीज के ऊपर मैं स्ट्रेस नहीं देता तो जनरली हम लोग, मतलब इनफैक्ट आप क्या, हर कोई व्यक्ति इन लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज यही सोचेगा कि अक्रूवल खर्चा ही खर्चा होता है, कैश नहीं। क्योंकि हम लोग तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अक्रूवल पे मेंटेन करते हैं, एक्सपेंडिचर जो होता है वो तो अक्रूवल पे ही होता है, कैश कैसे हो सकता है। बट यहाँ पे दोस्तों हम कोई अकाउंटिंग नहीं कर रहे, मतलब ये खर्चों की अकाउंटिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो ये पता लगा रहे हैं, अरे भैया बैंक से जो लोन ले लिया था ना, वो लोन यूज कितना आ गया, फंड्स कितने ब्लॉक हो गए, आपके फंड्स कितने यूज में आ गए। तो वो तो तभी पता चलेगा कि फंड्स कितना आपके बैंक अकाउंट को छोड़ के जा चुके हैं। सिंपल सी बात है, अपने बैंक स्टेटमेंट में एंट्री चेक करो, कितने का लोन लिया था, कितने का लोन अब आपके पास में बच गया है, बचा हुआ खर्चा हुआ है, और खर्चा जैसे जैसे हुआ है उसके पीरियड का, उसके डेट का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अब एकेडमिक्स में तो क्या होता है कि ये मंथ वाइज दे देते हैं, है ना। रियल लाइफ में ये डे वाइज काम होता है, तो मतलब 1/365 के बेसिस पे काम हो जाता है, बराबर। रियल लाइफ के अंदर तो अगर लीप ईयर हुआ तो 1/366 डेज के बेसिस पे काम होगा। तो रियल लाइफ के अंदर तो डेज पे कैलकुलेशन होती है, एकेडमिक्स में मंथ में कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। बस फर्क इतना ही है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको समझ में आई होगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता ही है कि ये दोनों कैपिटलाइजेशन के नंबर अलग अलग हैं, दोनों का कैपिटलाइजेशन जो है वो आ भी अलग अलग रहा है। तो कहता है दिस डाइवर्जेंस इज ऑफन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जांपल एन एडवांस गिवन टू अ सप्लायर इन्वॉल्व्स एन अपफ्रंट कैश आउटफ्लो व्हाइल द एक्चुअल एक्सपेंडिचर अक्रूज इन द लेटर पीरियड, है ना। तो यहाँ पे कहता है expenditure on a qualifying assets include only those expenditure that have resulted in payment of cash. Resulted in payment of cash. अब आपको कोई इंटरप्रिटेड थोड़ी ना करना है, पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इंड AS 23 जो हम स्टडी मटेरियल में पढ़ लिए हैं उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ कैश, ट्रांसफर ऑफ अदर एसेट्स और assumption of interest bearing liability. तो expenditures are reduced by any progress payments received and grants received in connection with the एसेट्स। यदि कोई गवर्नमेंट ने आपको कोई ग्रांट दे दी है तो फिर बाद में उस एक्सपेंडिचर को रिड्यूस किया जाएगा, ये तो जाहिर सी बात है, हालांकि ये गवर्नमेंट ग्रांट के वाले स्टैंडर्ड में पढ़ लेंगे अपन। बट ये आपको यहाँ पे भी ध्यान रखनी है कि अगर आपका प्रोजेक्ट ग्रांट से फाइनेंस हो रहा है तो फिर बाद में आपका थोड़ी ना खर्चा लग रहा है, वो तो गवर्नमेंट दे रही है आपको, गवर्नमेंट असिस्टेंस को खर्चा नहीं मान सकते। तो टोटल खर्चे में से गवर्नमेंट की सहायता को माइनस करना चाहिए, ठीक है। The average carrying amount of these assets during a period, including borrowing costs previously capitalized, is normally a reasonable approximation of the expenditures to which the capitalization rate is applied in that period. Now, what is the meaning of this average carrying amount? ये जो average carrying amount देख रहे हो आप, इसका मतलब क्या है? Average carrying amount का मतलब ये देखो, ये है दोस्तों, ये जो 2.74 देख रहे हो ना, ये 4.02, इसको हम कहते हैं average carrying amount। खर्चा तो अब देखिए दोस्तों, सालाना 365 दिन खर्चा होगा, तो 365 दिन हम
365 टाइम्स इंटरेस्ट को कैपिटलाइज थोड़ी ना करेंगे हर दिन अलग अलग जाके। लास्ट में एडजस्टमेंट लिया जाता है इस चीज का। इंटरेस्ट एक अकाउंट के अंदर पार्क होता जाएगा, इंटरेस्ट खर्चा हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, खर्चे के साथ में ही उसको कैपिटलाइज नहीं किया जाता है। लास्ट में जब रिपोर्टिंग करेंगे, क्वार्टरली करेंगे तो क्वार्टरली, एनुअल करेंगे तो एनुअल, उस समय हम ये देख लेंगे साल भर में बोरोविंग कॉस्ट कितना लग गया, खर्चा कितना लग गया, खर्चे का एवरेज अमाउंट कितना आता है। रियल लाइफ में दोस्तों अगर कैलकुलेशन जितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है उतना अपने को टेक्नोलॉजी का हेल्प भी रहता है। हमारे पास में मशीन है, हमारे पास में सॉफ्टवेयर है, हमारे पास में जो भी कंपनी का ERP सिस्टम है उसके बेसिस पे ये सारी चीजें जो आपको है हैंडी भी मिल जाती है। तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने की दरकार पड़ती नहीं है। कुछ ऐसे मतलब आपके मॉडल्स डेवलप किए जा सकते हैं जहां से आप ये चीज जो है वो बहुत ही इजीली कर सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत उसके अंदर आएगी नहीं आपको। तो ये आपका एवरेज कैरिंग अमाउंट हो गया जिसके ऊपर आप टाइम वेट लगाते हो। खर्चों पे टाइम वेट लगाने का मतलब ये है कि एवरेज कैरिंग अमाउंट। अब कहने का मतलब पता है, ये 2.74 को आप रीड करिए, रीड करेंगे तो आपको पता है क्या रीड मिलेगा, मतलब इसका रीडिंग जो है वो क्या मिलने वाला है। 2.74 का मतलब ये है कि दिस इज द एक्सपेंसेस विच इज अज्यूम टू बी इवनली इनकर्ड थ्रू आउट द ईयर। आपने वैसे टोटल खर्चा कितने का किया है अभी, 1.5 का, 0.5 का, 1.5 का, है ना, अलग अलग खर्चा किया है। तो जैसे अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये अगर हमारा टाइम स्केल है, ठीक है, और इस टाइम स्केल पर आप मल्टीपल दिन पे खर्चे कर रहे हो, है ना, मल्टीपल दिन पे हमारे खर्चे हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ एवरेज निकालो ना कि वो एवरेज निकाल कर वो नंबर सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करे बट डे वन को, ठीक है। तो ये सारे खर्चों का वेटेड एवरेज निकाल लीजिए, सारे के सारे खर्चों को क्या निकाल लीजिए, वेटेड एवरेज निकाल लीजिए। टाइम वेटेड एवरेज अगर आप इसका निकाल लेंगे, टाइम वेटेड एवरेज, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये एवरेज कैरिंग अमाउंट है जो डे वन पे ही स्टैंड करता है। तो मैं अगर ऐसे बोलूं 1.5 रुपीज सेप्टेम्बर में खर्चा किया, 0.5 अक्टूबर में खर्चा किया, है ना, ऐसे ही 3 मार्च में खर्चा किया, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि छोड़ो इन सब सारे डेटा को छोड़ दो, बोलो 2.74 डे वन पे खर्चा किया, या फिर कैश की बात करें तो 4.02 डे वन पे किया। तो इसका इफेक्टिव मैथमेटिक्स जो है हमारा पर्पस जो है वो सॉर्ट आउट कर देता है। और बेसिकली आप वैसे भी देखते हो दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके ही एग्जाम की बात करते हैं, जब आपके रिजल्ट्स आते हैं तो आप परसेंटेज देखते हो, आपके लेट से 80% आ गए, जबकि प्रैक्टिकली आपके 80 नंबर किसी सब्जेक्ट में नहीं आए, किसी में तो 80 से ज्यादा नंबर आए, किसी में 50 भी नहीं बने, किसी के अंदर 90 भी आ गए, है ना। तो आपके जो मार्क्स हैं सब्जेक्ट के वो भी तो अलग अलग है, लेकिन जब परसेंटेज निकालते हैं तो उसका परसेंटेज कहां पे आके आता है, 80% पे आता है। तो क्या 80% इज द एक्चुअल नंबर, 80% क्या कोई एक्चुअल नंबर है क्या, नहीं, वो रिप्रेजेंट करता है आपके सारे सब्जेक्ट के मीन को, है ना, सारे सब्जेक्ट को ही वो रिप्रेजेंट कर लेता है। वैसे ही ये जो हम एवरेज कैपेक्स निकालते हैं, ये एवरेज कैपेक्स कोई खर्चा था ही नहीं, ऐसा कोई खर्चा मैंने कभी किया ही नहीं था, बट ये एक ऐसा खर्चा है जो सारे के सारे खर्चों को रिप्रेजेंट कर लेता है एवरेजली। तो फिर बाद में यहाँ पे अपने को ऐसे लड़ना नहीं चाहिए कि दिस इज अ फॉल्स, और वैसे भी एवरेज जो मैथ्स है वो कोई सही नंबर थोड़ी ना, एवरेज तो बस रिप्रेजेंटेशन है बहुत सारे डेटा का। एवरेज नंबर ही अपने आप में एक फॉल्स गणित है, राइट, वो कोई असली नंबर ही नहीं है, वो तो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है आपके सारे के सारे पॉपुलेशन को। तो बस ये स्टैंडर्ड जो है, ये इसके अंदर ये एवरेज निकालने वाला ही सिस्टम जो है ना बड़ा चैलेंजिंग होता है। आगे मैं आपको इसके बारे में भी और बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए फाइनल आंसर इसका क्या होता है, देखिए जरा, देयरफॉर द अमाउंट सो पेड शुड बी कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे कैश पेड को ही कंसिडर करेंगे, subject to other provisions of Ind AS 23. Accordingly, in the present case, interest should be computed on the basis of cash flows rather than on the basis of cost accrued. Therefore, the amount of interest eligible for capitalization would be 0.44 करोड़। बताइए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब चलिए आगे की बात पढ़ते हैं। हमारे expenditures are reduced by any progress payment received
जो कि ग्रांट वगैरह है, तो ग्रांट से या कोई प्रोग्रेस पेमेंट अगर आपको कोई मिल गया है तो उसके बेसिस पे आपको क्या कर लेना है, एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देना है। एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट ड्यूरिंग ए पीरियड इंक्लूडिंग बोरोइंग कॉस्ट प्रीवियसली कैपिटलाइज्ड इज नॉर्मली अ रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर्स टू विच द कैपिटलाइजेशन रेट इज अप्लाइड इन दैट पीरियड। तो देखिए ये क्या है, ये नॉर्मली एक रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन है, ये कभी भी एक्चुअल हो ही नहीं सकता सारे के सारे खर्चों का, ठीक है ना। फिर बाद में कहता है एक्सेस ऑफ द कैरिंग अमाउंट ओवर रिकवरेबल अमाउंट, ये नॉर्मल बात है, इतना ज्यादा ठूस ठूस के कैपिटलाइजेशन मत कर देना कि एसेट्स ओवर स्टेट हो जाए और बाद में इम्पेयरमेंट करना पड़ जाए। ये बात अपन ने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कशन करी थी। तो आपको उसकी फिर अमाउंट को राइट डाउन राइट ऑफ करना पड़ेगा किसी दूसरे स्टैंडर्ड के हिसाब से। वो दूसरा स्टैंडर्ड आप जानते ही हो क्या है, 36 वाला है, इम्पेयरमेंट वाला, है ना। तो ये राइट ऑफ राइट डाउन आपको फिर बाद में करना पड़ सकता है यदि आपने बिना फालतू में एक्सेसिव कैपिटलाइजेशन कर दिया। हालांकि इंड AS 23 के हिसाब से बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा इंड AS 23 के हिसाब से सब कुछ सही है, लेकिन जैसे ही कैपिटलाइज करते हो ना तो उसका वैल्यू इन यूज या फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल वो गड़बड़ हो जाता है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन पहले से ही मत करें, ये बात है गलत है, ठीक बात है, समझ में आ गई ये वाली बात आपको। अब देखिए पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये हमने कल उसमें से भी पढ़ लिया था, कहां से, अपना जो एजुकेशनल मटेरियल है, कि भाई आपका खर्चा जो इनकर हो जाना चाहिए, बोरोइंग कॉस्ट इनकर हो जानी चाहिए, और आपकी जो नेसेसरी एक्टिविटीज है, देखिए क्या है, अंडरटेक्स एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द असेट्स फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। समझ गए, बात समझ में आई कि नहीं आई। है ना। तो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन के लिए ये सारी की सारी कंडीशन हमारी जरूरी है, और सब की सब प्लस प्लस वाली कंडीशन है, सब की सब एक साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन टू 3 कंडीशंस फॉर कमेंसमेंट डेट। तो कहता है एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट्स इंक्लूड दोज एक्सपेंडिचर दैट हैव रिजल्टेड इन पेमेंट्स ऑफ कैश। नंबर 1 चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ट्रांसफर ऑफ अदर एसेट्स और अजम्पशन ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटीज। तो देखिए ये आपका कैश पे होना बड़ा जरूरी है, कैश पेमेंट नहीं हुआ ना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। वही बात है, गवर्नमेंट ग्रांट से इसे आपको रिड्यूस कर देना है, बार बार वापस वही बातें आती है। एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर एसेट्स फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, ये हो गया इंपॉर्टेंट, इस पे बन सकता है क्वेश्चन। जैसे कि कल वो प्लानिंग एक्टिविटी के बारे में हमने जो डिस्कशन किया था हमारे क्लास के अंदर कि भाई जो प्लानिंग भी कर रहे हो तो वो भी आपका ऑक्सिलरी या एंसिलरी पार्ट बन जाता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। तो वहां से आपका जो एक प्रकार से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है कमेंस किया हुआ मान लिया जाएगा। तो कहता है includes technical or administrative work prior to the commencement of physical construction, such as the activities associated with obtaining permits prior to the commencement of the physical construction. Exclude the holding of an asset when no production or development that changes the asset's condition is taking place. For example, borrowing costs incurred while land is under development are capitalized during the period in which activities related to the development are being undertaken. However, borrowing costs incurred while land acquired for building purpose is held without any associated development activity do not qualify for capitalization. देखिए दोस्तों, अगर आपको याद है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं इंड AS नंबर 16 में, ठीक है। इंड AS नंबर 16 में हम क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं कौन सा क्वेश्चन है। देखिए इंड AS 16 में ये इलस्ट्रेशन 13 जो हमने किया था ये इसी कॉन्सेप्ट का उदाहरण है। यहाँ पे इसमें बोरोइंग कॉस्ट भी आ गया था, तो मैंने आपको कहा था कि बोरोइंग कॉस्ट के बारे में हम जो अधिक चर्चा है वो बोरोइंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड में करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे जो लैंड परचेज किया ना, लैंड परचेज किया, तो लैंड परचेज करते से ही हम ये नहीं कह सकते हैं कि लैंड एक क्वालिफाइंग एसेट्स है और लैंड को आगे मतलब हम जब आगे इसका काम करेंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे फैक्ट्री का, तो लैंड खरीदते से ही जो कैपिटलाइजेशन है बोरोइंग कॉस्ट का वो चालू हो जाए, है ना। देखिए यहाँ पे इन्होंने नोट भी दिया था लास्ट में कि
capitalization of the interest cost incurred in a 7-month period, purchase of land would not trigger of capitalization since land is not a qualifying asset. Because land क्या है, जब तक डेवलपमेंट नहीं हो जाता तब तक वो आइडल पड़ा है, राइट? आपके प्रोजेक्ट में जब तक डेवलपमेंट नहीं हो जाता तब तक वो क्या है, आपका आइडल पड़ा है। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि यदि आप लैंड अंडर डेवलपमेंट है, राइट, आपका कोई लैंड है जो अंडर डेवलपमेंट है, आर कैपिटलाइज ड्यूरिंग द पीरियड इन विच एक्टिविटीज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट आर बीइंग अंडरटेकन, तो इसके अंदर बोरोविंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज होगी? एक अंडर डेवलपमेंट लैंड के केस में, जब एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी है तब। हाउएवर, राइट, हाउएवर borrowing cost incurred while land acquired for building purpose is held without any associated development, जब तक डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक उसके ऊपर किसी बोरोविंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। तो ये वाला तो सवाल ही आप लोग कर चुके हो। रेफर इंड AS नंबर 16, इलस्ट्रेशन नंबर 13 है क्या? ये कौन सा था? इलस्ट्रेशन नंबर 13, राइट। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 13 में हम ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आइए, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कमेंसमेंट डेट के ऊपर। कहता है एक्स लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विच इज टू बी फाइनेंस्ड बाय बोरोविंग। द की डेट्स आर एज फॉलोज। 15 मई 2000x1, जिस दिन हमने लोन जो है वो इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स टू बी इनकर्ड। अच्छा, 15 मई से हमारा लोन का इंटरेस्ट जो है वो लगना स्टार्ट हो गया। अच्छा, 2 जून को हमने टेक्निकल साइट प्लानिंग कमेंस कर दी। 19 जून को खर्चा जो है स्टार्ट हो गया। 18 जुलाई से कंस्ट्रक्शन वर्क आपका कमेंस हो गया। चलिए बताइए जरा इस पर्टिकुलर 9th क्वेश्चन में अब आंसर दीजिए कि इफेक्टिवली कब से स्टार्ट होगा हमारा बोरोविंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन। देखो, हमने एक क्वेश्चन किया था अभी, टेक्निकल साइट प्लानिंग, ये भी तो आपका खर्चा ही माना जाता है। तो 2 जून क्यों नहीं? 2 जून क्यों नहीं? देखिए, मैं आपको बताता हूं, 2 जून हो जाता डेफिनेटली, हमें कोई आपत्ति नहीं है 2 जून को यहाँ पे कमेंसमेंट डेट बनाने की, प्रोवाइडेड कैश भी पे कर देते हैं यहाँ पे, है ना। खाली एक्टिविटी से नहीं होता है, रोकड़ा जाना चाहिए, कैश भी जाना चाहिए। अगर कैश नहीं जाएगा ना तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड नहीं मानेंगे। देखिए, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, विच आगे पूरा पढ़नी है ना, एक्सपेंडिचर इनकर्ड विच रिजल्ट्स इन कैश पेमेंट। तो खाली प्लानिंग करने से कैश तो नहीं चला जाता, इसलिए 15 मई तो कोई काम का ही नहीं है। 2 जून अब बाहर हो गया क्योंकि कैश पेमेंट नहीं किया। एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोजेक्ट स्टार्ट टू बी इनकर्ड, बहुत सही बात है, ये भी आपका 19 जून से हो सकता है कि एक्सपेंडिचर इनकर, लेकिन यहां पे इन्होंने कुछ कहा नहीं है, तो आपको भी यहां पे अज्यूम करना पड़ेगा कि 19 जून को एक्सपेंडिचर इनकर का मतलब कैश लगना स्टार्ट हो चुका है। इसलिए आप 19 जून को यहां पे ऑथोराइज करेंगे इस डेट को कि एक्चुअल में आपके बोरोविंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन कमेंस होगा तो 19 जून से होगा। इसका मतलब इंटरेस्ट तो आपका 15 जून से ही लगना चालू हो गया। अब रियल लाइफ में ऐसा ही होता है दोस्तों, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट होते हैं, 15 जून से लेकर 19 जून तक का इंटरेस्ट, ठीक है, कितने दिन हो गए, ये 4 दिन जो भी हुए हैं अपने, ये सारा का सारा जो 4 दिनों का इंटरेस्ट है ये कैपिटलाइज नहीं होगा, इसको हमें P&L में भेजना पड़ेगा। तो बिकॉज ये बोरोविंग कॉस्ट ही नहीं है, इसको ही हम कहते हैं अदर बोरोविंग कॉस्ट, जिसे P&L में भेजा जाएगा। यही बोरोविंग कॉस्ट 19 तारीख के बाद में कैपिटलाइज होना चालू हो जाएगी, लेकिन यही बोरोविंग कॉस्ट शुरुआती 4 दिनों की प्रॉफिट लॉस में जाएगी। तो स्टार्टिंग में वो आया था ना अपना चार्ट, उसमें कहता है अदर बोरोविंग कॉस्ट, उसका क्या करोगे, उसे P&L में भेजेंगे सर, क्योंकि ये एलिजिबल नहीं है कैपिटलाइजेशन के लिए। कैपिटलाइजेशन के लिए एलिजिबल कब होंगे, सीधी बात है, रोकड़े पे फोकस करना है, कैश पे फोकस करना है, कैश आपका गया कि नहीं गया, कैश आपका गया कि नहीं गया, है ना, तब से ये काम होगा। हालांकि अगर कैश आप इस दिन भी पे कर देते ना तो हम ये 2 जून को भी कैपिटलाइजेशन डेट कंसिडर कर लेते, बट ऐसा हुआ नहीं है, राइट, ऐसा आपका हुआ नहीं
है। देखिए कल हमने एजुकेशनल मटेरियल में जो एक क्वेश्चन किया था ना, कहाँ गया, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, ये एक थोड़ी सी गलती हो गई क्या, ये 15 जून नहीं है, सॉरी 15 मई है ना ये, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती हो गई, तो इसको 15 मई कर लेते हैं, है ना, क्योंकि 15 मई से आपका इंटरेस्ट लगना चालू हो गया और 19 जून तक इंटरेस्ट लगेगा। तो ये जो भी गैप आपका बन रहा है बेसिकली 15 मई से लेकर 19 जून, तो ये कुछ रफली 1 मंथ समथिंग डेज हो गया, तो है ना, इसको मैं ऐसे ही अप्रोक्सीमेट लगा देता हूं कि ये 1 महीने का आपका इंटरेस्ट जो है वो आपका प्रॉफिट लॉस में जाएगा, है ना। वो 15 जून मैंने मिस्टेक से लिख दिया था इसके अंदर, तो इस चीज को ध्यान देकर करेक्ट देख ले, मतलब इसका करेक्ट कर लीजिएगा इस चीज को आप, है ना। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 15 मई से 19 जून तक का जो भी बोरोविंग कॉस्ट होगा वो हमारा कैपिटलाइज नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा था वो एजुकेशनल मटेरियल का क्वेश्चन नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें वो हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू नहीं हुआ, बट आपने डाउन पेमेंट कर दिया ना दोस्तों, रोकड़ा गया कि नहीं गया आपके यहाँ से, आपका डाउन पेमेंट चला गया था वेंडर को, तो डाउन पेमेंट चला गया इसका मतलब आपने तो खर्चा चालू कर दिया है। अब वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को प्लान कर रहा है, उसका वो बना रहा है, रूपरेखा बना रहा है, तो करने दीजिए उसको, आपकी तरफ से खर्चा स्टार्ट हो गया है, लोन जो आपने लिया था उसे आपने यूज करना स्टार्ट कर लिया है, तो बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो क्वेश्चन 3 और वर्सेस आपको यहां पर डेफिनेटली क्वेश्चन, ये जो इलस्ट्रेशन 9 है स्टडी मटेरियल में, इसमें यदि आपको ऐसे दिक्कत आए तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर हमारा जब भी चालू होगा, खर्चा चालू होगा तभी ये काम होगा, और मेक श्योर कि कैश के जाल में ना उलझ जाए आप लोग, कैश और अक्रूवल के ऊपर डेफिनेटली एग्जामिनर आपको यहाँ पे उलझाने की पूरी कोशिश कर सकता है। सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन के पहले कुछ कैपिटलाइजेशन के क्वेश्चन कर लें तो बेहतर रहेगा यहाँ पे अपन। चलिए तो दोस्तों इसके आगे की चर्चा हम करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जहाँ पे हम लोग कैपिटलाइजेशन के ऊपर पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे काफी सारे, बाद में इसके सस्पेंशन सेशन इसकी बातें करेंगे, और लास्ट में डिस्क्लोजर है। तो वैसे तो इसका ज्यादा कुछ एम्बिट नहीं है स्टैंडर्ड का, बट हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी बोरोइंग कॉस्ट की, ठीक है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।